वेलकम टू नजरिया द विजन। सियासत तो क्या ये ज्यादातर विरासत का एक्सटेंशन है या एक कॉन्शियसली इवॉल्व पॉलिटिकल इवोल्यूशन है? अ, किसी भी एक लेंस या एक फ्रेम से हम्म। मेरी सियासत को देखना मुझे लगता है कि थोड़ा डिपैरेजिंग होगा। आप अपनी सियासत, अपनी राजनीतिक पहचान को कैसे आर्टिकुलेट कैसे करती हैं? रेजिस्टेंस या रिप्रेजेंटेशन या फिर रिफॉर्म, किस तरह से? So if it is like resistance and representation and reform, so first I'll go for resistance. मेरी जो अभी तक की जो भी जर्नी रही है उसमें मैं बहुत वोकल रही हूँ और मैंने हर उस चीज के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है जो मुझे लगता है इस देश की जो एक संरचना है उसको डैमेज कर रही है। कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों को अवेयर करने के तौर पर आर्टिकुलेट किया आपने कि लोग अवेयर हों। सी मैं अवेयर हूँ और मेरी जो वॉइस है, जो मेरी विचार है, वो सामाजिक न्याय है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। सियासत तो क्या ये ज्यादातर विरासत का एक्सटेंशन है या एक कॉन्शियसली इवॉल्व पॉलिटिकल इवोल्यूशन है? अ, किसी भी एक लेंस या एक फ्रेम से हम्म। मेरी सियासत को देखना मुझे लगता है कि थोड़ा डिपैरेजिंग होगा। इट्स लाइक देर इज नो कंफ्यूजन और कोई डाउट भी नहीं है कि एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ मेरी एंट्री हुई है और जो मेरी व्यक्तित्व और मेरी सियासत का एक सबसे बड़ा सत्य भी है। लेकिन वो जो एक एंट्री है पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ, मैंने प्रयास किया है कि वो कहीं से भी स्टैटिक ना रहे और अगर सही कहूँ तो वो एक पिक्चर ऐसी है जो मिश्रण है आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ एंट्री, एक लेगेसी तो विचार। है, ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स लेकिन यस। उसके बाद भी इवोल्यूशन आपका होता रहा एवोल्यूशन, है। यस एवोल्यूशन इज देयर बट दैट इज नॉट ऑटोनॉमस। दैट इज लाइक इस दौरान जो स्ट्रगल रहा है, चाहे एंटी बीजेपी आप चीज़ों को लेते हुए देख लें, चाहे सोशल जस्टिस को लेके देख लें, चाहे मेरी जो वोकल वॉइस रही है उसको लेकर के, तो एवोल्यूशन हुआ है बट उस स्टैटिक आइडेंटिटी को मैंने रिफॉर्म किया है और थोड़ा चेंज करके प्रेजेंट किया है। सो दैट मीन्स आई से कि किसी एक फ्रेम में ढालना शायद गलत होगा, जी। लेकिन जो एक पिक्चर निकल के आएगी वो मिश्रण होगा दोनों का। हाँ, दोनों चीजें सही हैं। जी। इसके बाद ऑब्वियस क्वेश्चन जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आपका हराना, ये जो हराना है क्या एक इलेक्टोरल अपसेट माने इसको आप, या फिर एक डीपर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट के तौर से इसको देख सकती हैं आप? यस तो क्लियर कट आंसर नहीं हो सकता, बट देन आई सी कि जिस एक छोटे समय अवधि में चुनाव लड़ा गया तो ये चुनाव का कद बहुत बड़ा था और जिन जो मेरे ओपोनेंट थे उनका भी पॉलिटिकल कद बहुत बड़ा Absolutely. था। और ऐसे में अगर इस चीज की पुनरावृत्ति उस चुनाव अवधि के दौरान कई सीट्स पे हुआ होता तो मैं बोलती कि वो थोड़ा एक लाइक विचारधारा का शिफ्ट हुआ है। बट देन वहां पर इलेक्टोरल अपसेट, यस, और वो जो था उसमें जनता ने एक बड़े स्टैचर के सामने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो वॉइस बना और लोकल इश्यूज को, लोकल व्यक्ति को जिसने कनेक्ट किया। और ये कह सकती हूँ कि टू ब्रीफ अबाउट, हर बड़ी हार जो होती है वो मोटिवेशनल तो नहीं कहूँगी, इट्स लाइक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ जो अपसेट था वो बाय चांस भी नहीं था। सो इट इज लाइक अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बोथ। एंड अब 2027 में जब हम चुनाव में जाएंगे तो फिर देखेंगे और फिर एनालिसिस करने की जरूरत है कि इन दो फैक्टर्स में, क्योंकि अगर रिपीट होता है तो आप फिर डिसाइड कर पाएंगे। बट देन आई सी अगेन इट इज एज अ मिक्सचर, द फ्रैक्शन माइट वेरी। मतलब डीपर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट तो थोड़ा बहुत Yes, it's माना definitely, जाएगा इसको। definitely that happened. Yes. आप अपनी सियासत, अपनी राजनीतिक पहचान को कैसे आर्टिकुलेट कैसे करती हैं? रेजिस्टेंस या रिप्रेजेंटेशन या फिर रिफॉर्म, किस तरह से? On these three, मतलब किसी भी पैरामीटर से आप फ्रेमवर्क में ले सकती हैं। okay. जी। So if it is like resistance and representation and reform,
सो फर्स्ट आई गो फॉर रेजिस्टेंस। मेरी जो अभी तक की जो भी जर्नी रही है उसमें मैं बहुत वोकल रही हूँ और मैंने हर उस चीज के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है जो मुझे लगता है इस देश की जो एक संरचना है उसको डैमेज कर रही है। और फिर उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने, तो आई विल गिव रिप्रेजेंटेशन एज नंबर 2। एंड डेफिनेटली जब आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करके, रेजिस्टेंस करके, रिप्रेजेंट करके तो उसको reform- आगे ले आते, देन इट बिकम्स अ रिफॉर्म। So this is how I will categorize. So resistance, then representation, and then reform. कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों को अवेयर करने के तौर पर आर्टिकुलेट किया आपने कि लोग अवेयर हों। See, मैं अवेयर हूँ और मेरी जो वॉइस है, जो मेरी विचार है, वो सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय सबसे ज्यादा प्रभावित करता है उन लोगों को जो डिप्राइव्ड हैं, जी उन लोगों को जो मार्जिनल हैं। तो उनकी तो हक और अधिकारों की खुद जानकारी उनको भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले इस चीज को बहुत वोकल होके करती हूँ ताकि वो समझें उसका रिप्रेजेंटेशन किस दायरे में करना है, उनकी शिक्षा से लेके करना है, उनके रोजगार को लेके करना है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को लेके करना है। रिप्रेजेंटेशन करती हूँ और फिर उसके बाद रिफॉर्म के क्या रास्ते हो सकते हैं उस पर भी वर्कआउट करती हूँ और सीधे सरकार से इन विषय पर, क्योंकि जनता ने मेरी भूमिका विपक्ष में तय की है, तो सरकार से मैं सवाल भी पूछती हूँ उस पर। अच्छा, तो देखा होगा आपने कि पॉलिसी तो अच्छी होती है, राइट। पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन इसके बीच में गैप होता है हमेशा। तो जब आप वहां तक पहुंची है, रिप्रेजेंट कर रही हैं आप, तो आपने देखा होगा बहुत कुछ कि कहाँ पर पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में गैप है। तो सिराथू के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नजरिए से, या यूपी के नजरिए से आप इसे किस तरह से देखती हैं? कहाँ कहाँ पे गैप देखती हैं? उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है जी और यहाँ से सीधे दिल्ली का रास्ता खुलता है। और उत्तर प्रदेश की एक सच्चाई है कि अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण है और सिराथू भी एक ग्रामीण क्षेत्र है। तो वहां पर जो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो वहां पर कास्ट डायनेमिक्स है, वो दोनों ही बहुत ही अनइवन है। और ऐसे में आपको अगर मैं कहूँ कि कौन सी पॉलिसी, तो सबसे पहले इस पूरी सूबे में इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसीज अगर इसको डिफाइन करें तो आप बता सकते हैं कि एक परसेप्शन और लिव्ड रियलिटी के बीच की लड़ाई है। परसेप्शन कुछ और क्रिएट किया जाता है। सरकार बोल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन लिव्ड रियलिटी क्या है? लिव्ड रियलिटी है कि 12वीं में पढ़ने वाले एक छात्र हेमंत पटेल को बनारस में उसी के विद्यालय में दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। परसेप्शन क्या है? कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन लिव्ड रियलिटी क्या है? जो उन्नाव में हुआ, जो हाथरस में हुआ, जो मणिपुर में हो रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज पॉलिसी बहुत है, कागजों पे बहुत है, सरकार बना रही है, लेकिन उसका जो एक उसको जो उतर करके जो परसेप्शन आप बना रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो इफेक्टिव कितनी है, इसका कोई भी आंकड़ा किसी के पास नहीं है। तो लिव्ड रियलिटी बहुत अलग है, जो जनता आपको बताएगी, न्यूज़पेपर्स में होता है, सोशल मीडिया में होता है, गवर्नमेंट के पेपर्स में परसेप्शन है। तो आपको लगता है कि मैंडेट, कम से कम अपोजिशन का मैंडेट तो मिले ही है आपको, जी। तो मैंडेट के बावजूद भी कोई किसी पॉलिसी पर डिस्कशन हो रहा होता है, तो डिसीजन मेकिंग में कहीं पर आप कुछ हिस्सेदारी आपकी होती है? देखिए, अभी आपने जैसे बोला कि ऑपोजिशन का मैंडेट हमको मिला है जी और जो सरकार में है उनको ऑब्वियसली एक दूसरे प्रकार का मैंडेट मिला है टू रन दी स्टेट। तो दोनों ही मैंडेट की अगर आप बात कर लें और या इस देश की राजनीति की बात कर लें, आज गठबंधन की राजनीति की बयार चल रही है। हर कोई गठबंधन की राजनीति कर रहा है और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायनेमिक सेट हो रही है। इस देश की कास्ट के बेस पर डायनेमिक सेट हो रही है और कास्ट के बेस पर डायनेमिक्स इसलिए सेट हो रही है क्योंकि वो इस देश की सच्चाई है। 135 करोड़ लोग हों या 140 करोड़ लोग, जाति तो सबकी है। जाति को हम अपनी सत्ता में आने के लिए इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसी जाति डायनेमिक्स को इस देश को बेहतर बनाने के लिए, योजनाओं के लिए लागू करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जो गठबंधन की सरकार बन रही है या हम गठबंधन के रूप में ऑपोजिशन के डायनेमिक्स के रूप में बाहर बैठे हुए हैं ऑपोजिशन में, तो यहाँ पर एक बड़ा फैक्शन है, एक छोटा फैक्शन है। लाइक इन आवर ऑपोजिशन इफ यू टेक, तो समाजवादी पार्टी इज अ बिगर फैक्शन एंड अपना दल इज अ स्मॉल फैक्शन। तो ऐसे में हम जमीनी रूप पे कितने भी मजबूत हों, आंकड़ों में हम कितने भी मजबूत हों, बट जो लीड कर रहा है वो अपनी डायनेमिक सेट करेगा एंड देयर समहाउ इट बिकम्स कॉम्प्रोमाइजिंग कि हम थोड़ा
बैक फुट पे आते हैं कि अगर हमारी 70 सीट की वर्थ है तो हम 35 पे रुकते हैं, क्योंकि वो डायनेमिक सेट हो रही है। और डायनेमिक्स जब सेट हो जाती है उसके बाद पॉलिसीज बनती हैं। अब आ जाइए आप सत्ता पक्ष की डायनेमिक्स की तरफ। सत्ता पक्ष में भी बहुत फैक्शंस हैं, बड़े फैक्शन भी है, छोटा फैक्शन भी है। लेट्स टेक ओम प्रकाश राजभर जी, लेट्स टेक निषाद जी। तो ओम प्रकाश राजभर जी का जो डिपार्टमेंट है वहां वो चाहते होंगे कि जिला पंचायत चुनाव हो, लेकिन जो बड़ा फैक्शन है वो नहीं चाहता कि जिला पंचायत चुनाव हो। सो हियर वो मैंडेट में है, ही इज इन सत्ता। छोटा फैक्शन जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनके पास जो पावर होने चाहिए उनके डिपार्टमेंट के पॉलिसीज लागू करने के लिए, वो ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। सो ही इज हेल्पलेस। और दूसरा, ये फैक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग तब हो जाता है क्योंकि आप जो पॉलिसीज बना रहे हैं उसको ब्यूरोक्रेट लागू करते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स भी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं आपकी पॉलिसी को, तो आपको मैंडेट तो मिला बट उस मैंडेट की पावर को एग्जीक्यूट करने की